हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस यूनिट से करा रखा है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, वहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से। वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप सभी को, वहां पर ये वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं एक और बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप सभी का एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट कराया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराया गया है, तो इससे थोड़ी सी आस हमारे मन में जग सकती है कि एनटीए भी जल्द ही जो है आपके परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का प्रयास कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और जैसे जैसे वैक्सीन की बातें हो रही हैं कि रूस में वैक्सीन का जो है निर्माण हो चुका है, अगर वो पूर्णतः निर्मित हो चुका है तो जल्द ही लोगों तक वो वैक्सीन पहुंच जाएगी और फिर ये जो अफरा तफरी का माहौल हमारा बना हुआ है कोरोना को लेकर वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो आप जो है तैयारी में जल्द ही जुट जाइए। अगर आपने छोड़ रखी है अपनी तैयारी को, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, तो जल्द ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। तो आप ऐसा ना हो कि टाइम एकदम कम बचे और फिर आपको प्रिपरेशन करने का मौका न मिले। तो इसलिए आप अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लें, फर्स्ट पेपर को प्रिपेयर करें, आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो यही बात आप सभी को बतानी थी कि आप आश्वस्त नहीं होइए, आपका एग्जाम जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं जो है एनटीए की तरफ से आती है, मैं उससे आप सभी को अवगत करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नए सिलेबस के ऊपर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, उसको भी जो है एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ मैं चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और आप सभी को इसका सही आंसर बताने का प्रयास करना है। और कमेंट बॉक्स में अपना जो है टोटल स्कोर जरूर मेंशन करें कि इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा रसायन है जो हमारा ओजोन लेयर है उसको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उसके बारे में आप सभी को बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है पैन, सी ऑप्शन दिया गया है सीओ, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऊपर नीचे हो गया लेकिन ऑप्शन आपका सही है। फिर बी ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है सीएफसी। तो इन चारों विकल्पों में से हमारा कौन सा जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सीएफसी, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये जो ऐसा रसायन है जो हमारे ओजोन लेयर को जो है इफेक्ट पहुंचाता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी जो है बार बार ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जामों में, वर्ड चेंज कर दिए जा रहे हैं, वर्ड को जो है चेंज कर देते हैं सब, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से धुंध का ऐसा कौन सा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि धुंध यानी जो धुआं होता है धुंध, उसका ऐसा कौन सा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है NO, सी ऑप्शन दिया गया है CO और बी ऑप्शन दिया गया है पेन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से जो है कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पेन। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है कि धुंध का ऐसा कौन सा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है। तो पेन जो है धुंध का एक ऐसा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है टाइप में, लेकिन सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन जैसे होते हैं, और इसमें आंसर भी एक जो है करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3।
इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कीटनाशक प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है किसको ये जो है प्रभावित करता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है DDT, बी ऑप्शन दिया गया है एल्ड्रीन और सी ऑप्शन दिया गया है कार्बनिक फास्फेट और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एल्ड्रीन। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीटनाशक जो है प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये एल्ड्रीन जो कीटनाशक है ये प्रत्यक्ष रूप से आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्ड्रीन कीटनाशक जो है प्रत्यक्ष रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह एक ऐसा कीटनाशक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन से प्रदूषण का मुख्य रूप से डीजल ईंधन के जलने से निर्मुक्त होते हैं तथा प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें उस ऑप्शन को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सल्फर ऑक्साइड, बी ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सी ऑप्शन दिया गया है कार्बन ऑक्साइड और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प आपका इस प्रश्न के संदर्भ में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से प्रदूषण के मुख्य रूप से डीजल ईंधन के जलने से निर्मुक्त होते हैं तथा प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए वह उत्तरदायी होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के द्वारा। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन वातावरण में लेड के विमोचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इन चारों विकल्पों में से हमें वह बताना है, यानी कि लेड उसमें से निकलता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो वातावरण में लेड की मात्रा को बढ़ाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है डीजल, बी ऑप्शन दिया गया है पेट्रोल, सी ऑप्शन दिया गया है कोयला और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। आप सभी को पता है कि पेट्रोल एक ऐसा ईंधन है जिसके जलने से जो है लेड निकलता है, यानी सीसा जो है निकलता है और पेट्रोल के जलने से CFC गैस भी निकलती है जो हमारे ओजोन लेयर को जो है नुकसान पहुंचाती है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, प्रश्न में यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो वातावरण में लेड के विमोचन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो पेट्रोल है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मीथेन के अलावा लगभग सभी हाइड्रोकार्बन किस समस्या को उत्पन्न करते हैं या स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है अम्ल के जमाव में, बी ऑप्शन है हरित गृह प्रभाव में, सी ऑप्शन दिया गया है फोटोकेमिकल स्मॉग में और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फोटोकेमिकल स्मॉग में। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मीथेन के अलावा लगभग सभी हाइड्रोकार्बन किस समस्या को उत्पन्न करते हैं या स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आप सभी से कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों एक समान है, क्यों। हमें यह बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्यों एक समान है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन हमारा है दोनों माध्यमिक वायु प्रदूषक हैं, बी ऑप्शन दिया गया है दोनों श्वसन रोगों के लिए उत्तरदायी है और सी ऑप्शन दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान देती हैं ये गैसें और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प जो है आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान देती हैं ये दोनों गैसें। ये इसलिए एक समान मानी जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों एक समान क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों गैसें जो हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। तो इस प्रश्न का जो है हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वातावरण में प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन दिया गया है उच्च तापमान पर जीवाश्म, सी ऑप्शन दिया गया है औद्योगिक प्रक्रिया ईंधन का जलना और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी विकल्प आपका सही है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन का जलना। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, मैंने आगे और भी कुछ था ऑप्शन का जो मैंने लिख नहीं पाया। तो इसमें जो है आपका उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन का जो है, इसको आप याद रखिए, ईंधन का जलना, तो ये आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो उच्च तापमान पे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनका जलना जो है इसका मुख्य स्रोत होता है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण प्रदूषण की स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाने का मुख्य कारण कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए अधिक और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन दिया गया है लोग गर्मी के दिनों में अधिक यात्रा करते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है गर्म तापमान प्रदूषण के अपव्यय को रोकता है और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। प्रश्न में यही पूछा गया कि गर्मी के मौसम में फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण प्रदूषण की स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाने का मुख्य कारण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो वो कारण आपका है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जो ये मुख्य कारण है आपको इसको जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है, इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन है छोटे आकार की कारें, यानी कि अगर हम छोटे आकार की कार को यूज करें तो वायु प्रदूषण कम होगा। बी ऑप्शन दिया गया है कोयले से सल्फर का कम उत्सर्जन। सी ऑप्शन दिया गया है कम ज्वलन तापमान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयले से सल्फर का कम उत्सर्जन जो है आपका वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिससे विकासशील देशों में वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या बन गई है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है बिजली का उत्पादन करने के लिए अधिक कोयले का जलना। बी ऑप्शन दिया गया है बदलती जीवन शैली और सी ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वह कौन सा कारण है जिससे विकासशील देशों में वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या बन गई है। तो ये चारों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में, क्योंकि बिजली का उत्पादन करने के लिए अधिक कोयले का जलाना, यानी कि जो विकासशील जो देश हैं वो बिजली का उत्पादन करने के लिए जो है कोयले को अधिक मात्रा में जलाते हैं। और फिर दूसरा जो दिया गया है बदलती जीवन शैली को जो है वो जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सी जो ऑप्शन है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता वहां पर है, इस कारण से भी जो है वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या उन जगहों पर देखने को मिलती है। तो ये तीनों कारण हमारा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है।
पहला जो ऑप्शन है सीवेज का पानी यानी कि जो सीवरेज यानी अंदर अंदर जो शहरों का गंदा पानी जाता है वो। बी ऑप्शन जो है अम्लीय वर्षा, और सी ऑप्शन है औद्योगिक प्रदूषण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीवेज का पानी, यानी जो सीवरेज का पानी होता है, शहरों का गंदा पानी जो अंदर से जाता है, वह जो है जल प्रदूषण का जो है मुख्य कारक माना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीवों। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी के कारण बनता है, तो सूक्ष्म जीव बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है ब्लू बेबी सिंड्रोम, बी ऑप्शन है आपका मेनिंजाइटिस, और सी ऑप्शन है आपका डायरिया, और डी ऑप्शन है हैजा। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा एक जो है जल जनित रोग है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हैजा। प्रश्न में यही पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक जल जनित रोग है, तो हैजा जो है आपका एक जल जनित रोग है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय तटीय इलाकों में जल का मुख्य प्रदूषक कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है तेल का फैलना, बी ऑप्शन है नगर निगम के सीवेज, सी ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट, और डी ऑप्शन हमारा दिया गया एरोसोलज। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि भारतीय तटीय इलाकों में जल का मुख्य प्रदूषक कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक अपशिष्ट। तो भारतीय तटीय इलाकों में जल का जो मुख्य प्रदूषक हमारा है वो है आपका औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि उद्योगों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उनके कारण जो है भारतीय तटीय इलाके जो हैं, तटीय इलाकों के जो जल हैं वो प्रदूषित हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु तक के तटीय इलाकों में पेयजल की समस्या का क्या कारण है। हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है कि तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र या इलाके हैं उनमें पेयजल की समस्या का क्या कारण है। पहला जो ऑप्शन है उच्च वाष्पीकरण, बी ऑप्शन है सुनामी के कारण सागर के जल का बढ़ना, सी ऑप्शन नलकूपों द्वारा भूजल का अत्यधिक शोषण, और डी ऑप्शन है सागर के पानी का रिसाव। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जो है पेयजल की समस्या का मुख्य कारण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सागर के पानी का रिसाव। तो सागर के पानी के रिसाव के कारण जो है तमिलनाडु के तटीय इलाकों में पेयजल की समस्या जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण से भारत में ईंधन स्रोत से प्रदूषकों के अधिकतम उत्सर्जन जो है होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों के अधिकतम उत्सर्जन जो है किसके कारण होता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, और सी ऑप्शन है अवशिष्ट के जलने से, और डी ऑप्शन है सब्जी अपशिष्ट उत्पाद के कारण। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके कारण से भारत में ईंधन स्रोतों में प्रदूषकों के अधिकतम उत्सर्जन होता है, तो लकड़ी के कारण। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और सी ऑप्शन है ओजोन और डी ऑप्शन है अभ्रक। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ओजोन। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, तो ओजोन जो है गैस जो है एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है इन चारों विकल्पों में से, इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सही है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है डेसिबल ध्वनि माप का रैखिक पैमाना, बी ऑप्शन दिया गया है जेट विमान ध्वनि के उच्चतम डेसिबल स्रोतों में से एक है, और सी ऑप्शन दिया गया है कि 40 डीबी से लेकर 80 डीबी तक का परिवर्तन वास्तव में प्रबलता में दोगुना है, और डी ऑप्शन है स्वर को परिरक्षित नहीं किया जा सकता। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेट विमान ध्वनि के उच्चतम डेसिबल स्रोतों में से एक है। तो ये जो है ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जो है सही कथन हमारा हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से। तो जेट विमान जो चलते हैं वो बहुत ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं, और ये उच्चतम डेसिबल के स्रोत हैं, ध्वनि के जो है उच्चतम डेसिबल के स्रोत हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण के माप की इकाई है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की माप की इकाई कौन सी है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है पास्कल, बी ऑप्शन है डेसिबल और सी ऑप्शन है हर्ट्ज और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से सभी। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की माप की इकाई जो है आपकी डेसिबल है। तो कब जो है ध्वनि प्रदूषण मान लिया जाता है कितने डेसिबल से ऊपर, तो 40 से ऊपर अगर आपका डेसिबल से ऊपर ध्वनि होती है तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जो है शामिल कर लिया जाता है। इससे कम जो है सुनना चाहिए आप सभी को, नहीं तो आपको कान में सुनाई देना जो है कम होने लगेगा। अगर इससे ऊपर की आवाज़ को आप सुनते हैं, यानी कि लाउड स्पीकर के पास रहते हैं, तेज आवाज़ सुनते हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कम आवाज़ जो है मतलब जहाँ शोर शराबा हो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए और कम शोर शराबे में आपको रहना चाहिए। तो उससे जो कान से कम सुनने वाली समस्या है वो आपके साथ नहीं होगी। तो 40 डेसिबल के जो है ऊपर जब ध्वनि होती है तो उसको जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। तो ये हमारा था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने प्रश्न कराए आप सभी को लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पे। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से, और वहाँ पे वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो उसके बारे में भी आप हमें अवगत करा सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आपको प्रश्नों की सीरीज चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, और कोई समस्या भी है आपको तो उसके बारे में भी जो है आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। अपने पास उस समस्या को नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उस समस्या का समाधान आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि जो कुछ भी हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक पे वीडियो हो, ये सभी कुछ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे लाभ हो रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी वही थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है जल्द ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला
कुछ समय लिया मैंने, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप अपनी प्रिपरेशन को अगर ब्रेक कर रखे हैं, यानी कि आपका प्रिपरेशन अभी नहीं चल रहा है, तो जल्द ही स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में जो है आपके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूपी में यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया और अच्छा खासा भीड़ है सेंटर पे था वहाँ पे। ऐसा नहीं कि सेंटर पे भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे जो है एग्जाम को कराया गया। तो अब प्रेशर बढ़ रहा है एनटीए पे, वो हो सकता है कि जल्द ही आपके एग्जाम को जो है कंडक्ट कराए। तो आप अपने प्रिपरेशन को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। तो कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लिया करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।